जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक की जाने बढ़ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहम है, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमें प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है और ख़ास तौर पे हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ना चाहते हैं। पिछले लेक्चर्स में हम चूँकि रियल नंबर के ऊपर काफ़ी बात कर चुके हैं कि रियल लाइन क्या होती है। जैसा कि आपके सामने भी एक ये रियल लाइन है जिसमें मैंने इस रियल लाइन को ये सेंटर पे मैंने सिफर को रखा है। आपको पता है सेंटर पे सिफर ही होता है इस रियल लाइन के, और इधर 1 2 3 4 5 प्लस के होते हैं और इस साइड पे -1 -2 -3 एंड -4 इस तरह सो आनी आगे चलता है। तो अब इस रियल लाइन की क्या खूबियां हैं हम ये जानना चाहते हैं। ये जो रियल नंबर का इसको हम सेट भी बनाते हैं बाद में आगे चलकर, तो इसकी बड़ी खूबियां हैं जो आम छोटे सेट्स की नहीं है हमारे पास। मैं अभी आपको बताऊंगा कि हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी है, हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर भी है, हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स भी है जो हमने पीछे पढ़ा। वो तमाम सेट्स जो हैं वो फुल सेट कुछ ख़ास खूबियां हैं जिनको वो फॉलो नहीं करते, लेकिन रियल नंबर का जो सेट है वो उनको फॉलो करता है। तो इसकी खूबियों में से जो मेरे पास पहली प्रॉपर्टी है जिसको क्लोजर लॉ कहते हैं या क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं, और उर्दू में इसको खसियत बंदिश कहा जाता है। यानी बंदिश यानी ख़ास तौर पे इसकी कुछ ना कुछ रुकावटें हैं कि उससे ये बाहर नहीं जाएगी। तो ये वाली प्रॉपर्टी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्लोजर लॉ। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, देखें ज़रा क्लोजर लॉ क्या होता है। क्लोजर लॉ नाम से जाहिर है। अच्छा, जो प्रॉपर्टीज़ हैं रियल लाइन की, मैं पहले ये बात बता दूं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ दोनों तरह से हैं। विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस भी हैं, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हैं, यानी बालिहाज जमा भी हैं और बालिहाज ज़रब भी हैं। यानी जमा के लिहाज से भी इसकी कुछ खूबियां हैं और इसी तरह हम कहते हैं कि ज़रब के लिहाज से भी इसकी कुछ खूबियां हैं। और हम उन्हीं खूबियों को पढ़ना चाहते हैं कि ये रियल नंबर का सेट क्या क्या कर सकता है, ये हम जानना चाहते हैं। जिसमें हम सबसे पहली बात करते हैं कि जो रियल नंबर का सेट है ये क्लोजर लॉ को होल्ड करता है। अब कैसे क्लोजर लॉ को होल्ड करता है, ज़रा इस बात को देखें। क्लोजर लॉ का मतलब क्या है? कहता है इफ वी टेक एनी टू रियल नंबर्स देन देयर सम इज आल्सो अ रियल नंबर। बात को समझें, ये मैं जमा के लिहाज से पढ़ रहा हूँ, इसी को मैंने उर्दू में ज़रब में लिख दिया है कि अगर हम हकीकी अदाद में से कोई से दो अदाद ले लें तो उनकी ज़रब भी एक हकीकी अदाद होता है। इधर जमा की बात हो रही है, इधर ज़रब की बात हो रही है। जमा में क्या कह रहा हूँ, इफ़ वी टेक एनी टू रियल नंबर्स देन देयर सम इज आल्सो अ रियल नंबर। कहता है अगर हम कोई से दो नंबर ले लें तो फिर उनकी जमा भी एक रियल नंबर होगा। यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि आप कोई से दो नंबर अगर इस रियल लाइन में से ले लें, मैं कहता हूँ कि कोई से दो नंबर जैसे 0 और 1 है, और इन दोनों नंबरों को अगर जमा कर दिया जाए, कहता है इफ़ वी टेक एनी टू रियल नंबर, कोई से दो नंबर ले लें, देन देयर सम, तो फिर उनका जो सम होगा इज़ आल्सो अ रियल नंबर। कहता है इनका जो जमा करने के बाद जवाब आएगा वो भी इसी रियल लाइन में से होगा। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखें, दोनों को जमा किया तो 1 जवाब आया, 1 तो इस रियल लाइन पे मौजूद है। मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 2 नंबर एक ले लेता हूँ, एक मैं यहाँ से 3 ले लेता हूँ। देखें 2 + 3 दोनों को जब मैं जमा करता हूं तो आंसर 5 आता है, तो 5 भी तो इस सेट में मौजूद है ना। तो यानी कि क्लोजर लॉ ये कहता है कि अगर आप इस सेट में से कोई से दो नंबर लेंगे, कोई से दो ले लें मर्जी के, तो उनको जब आप जमा करते हैं तो उनका जवाब भी रियल वाले सेट में पड़ा हुआ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो रियल नंबर का सेट है ये क्लोजर लॉ को होल्ड करता है, यानी क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैसे? फिर पढ़ें, इफ़ वी टेक एनी टू रियल नंबर्स, अगर हम कोई से दो नंबर लें, देन देयर सम, फिर उनकी जमा इज आल्सो अ रियल नंबर, जमा का जवाब भी उसी रियल सेट में से आएगा। अब मैंने इसको रियाजी की शक्ल में लिखा कैसे है, ये एक सिंबल है, इसको कहते हैं फॉर ऑल। इसका मतलब है ये जो उल्टा ए है ना, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, तमाम के लिए, यानी आप पूरी रियल लाइन में से कोई भी नंबर उठाना चाहते हैं। फॉर ऑल ए, बी बिलोंग टू आर, यानी आप कोई से भी अब ए और बी मैंने क्यों कह दिया, पहले तो मैं 2 3 लिख रहा था, लेकिन अब 2 3 की बजाय क्योंकि अब मैं कहता हूँ कि जर्नल लेना है, क्योंकि ये डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, तो इसमें आपने जर्नल बात करनी है। फॉर ऑल ए बी और ए बी बिलोंग टू आर, यानी कोई से भी नंबर ले लें। ए से मुराद यहाँ कोई भी नंबर रख लूँ, बी से मुराद कोई भी नंबर रख लूँ, एनी 2 नंबर मैं ले लूँ। तो अगर मैं कोई से भी 2 नंबर लूँ, दिस इम्प्लाई, तो फिर उनका सम भी बिलोंग टू आर करेगा, जो बात मैंने वहाँ की है। तो अब इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। आपने इसको इस तरह लिखना है। एग्जांपल मैं फिर लिख लेता हूँ। इसका मतलब ये है, अब एग्जांपल में लिखूँगा कि मैं कोई सी भी रियल लाइन से दो नंबर लेता हूँ। मैंने एक 2 लिया, यानी ए की जगह 2 ले लिया, और बी की जगह मैंने 3 ले लिया। अगर मेरा 2 3 आर में से मैंने लिया है तो इसका मतलब ये है
फिर 2 + 3 इनका जो सम होगा हम कहते हैं वो भी रियल लाइन में से आया है, क्योंकि इनका सम 5 हो गया। और आप देख लें रियल लाइन के ऊपर 5 पड़ा हुआ। आप कोई से भी नंबर ले लें, अच्छा ये 2 नंबर नहीं, आप एनी नंबर ले लें। मैं कहता हूँ मैं -4 ले लेता हूँ एक नंबर, और एक नंबर मैं यहाँ से 3 ले लेता हूँ। तो देखें ये दोनों मैंने रियल से लिया, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये दोनों नंबर रियल सेट से आए हैं। तो फिर इनका जो दोनों का सम होगा, देखें इन दोनों का सम क्या आता है, -4 + 3, इसका जवाब तो -1 आता है। और -1 तो हमारे रियल सेट में मौजूद है, वो बिलोंग्स टू R करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्लोजर लॉ ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जमा के लिहाज से ये होल्ड करता है। यानी आप कोई से भी 2 नंबर ले लें और आप उसको ऐड करके देखें, उसका आंसर भी उसी में से आएगा। ज़रब में भी यही बात है, ज़रब में भी सेम है कि अगर आप कोई से 2 अदाद ले लें तो उनकी ज़रब भी, जैसा कि मैं ये लिख रहा हूँ फराल, जैसा कि लिखा मैंने, अब मैं कोई से 2 नंबर यही वाले उठा लेता हूँ। तो ये मैंने 2,3 उसी तरह मैंने ले लिया, बिलोंग्स टू R है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब इन दोनों की जब डॉट प्रोडक्ट करूँगा यानी इनकी ज़रब करूँगा, तो देखें ज़रब में भी मैं कह रहा हूँ कि इनकी जब ज़रब करूँ तो आंसर 6 आता है। और आपको पता है 6 उस नंबर लाइन पे मौजूद होता है। इसका मतलब ये है कि ये ज़रब वाला सेट मैं फिर रिपीट करने जा रहा हूँ कि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी ये क्लोजर लॉ को होल्ड करता है। यानी इनके तमाम नंबरों में से आप कोई से भी 2 नंबर को उठा के जमा करें, जो जवाब आएगा वो भी इसी में मौजूद होगा। आप उनको ज़रब करें, जो जवाब आएगा वो भी उसी में मौजूद होगा। आप ये वाली मिसाल भी देख लेते, ये -4,3 ये 2 नंबर थे, मैंने रियल लाइन से उठाए थे। तो फिर ये कह रहा हूँ कि इन दोनों की जो ज़रब होगी, इन दोनों की ज़रब का आंसर -12 आएगा, और वो भी इसी रियल लाइन में है, क्योंकि -12 भी तो यहाँ आगे चलकर इस रियल लाइन पे होता है। अच्छा इशारिये में भी ऐसा पॉसिबल है ना, आप इशारिये वाले भी कोई से 2 नंबर की मल्टीप्लाई करें, तो हमने पीछे पढ़ लिया कि रियल नंबर में तो इशारिये वाले भी वो रेशनल रिलेशनल सारे इसमें मौजूद होते हैं। अच्छा फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें मतलब ये फेल कब होता है। देखें जब तक हम ये नहीं समझ आते कि ये फेल कहाँ होता है, तब तक तो हमें क्लोजर लॉ अंडरस्टैंड नहीं होता। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेयर इट फेल्स, ताकि हमें इस बात की ना अंडरस्टैंडिंग तो हो ना कि ये फेल कहाँ हो रहा है। मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल ये देता हूँ कि आप एक छोटा सा सेट ले लें, आप छोटा सेट कर लें, ये तो बड़ा सेट है ना, ये होल्ड कर रहा है। अगर आप एक छोटा सेट ले लेंगे, एक मैं नाम लिख देता हूँ सेट A, और उसमें मैं नंबर डाल देता हूँ 0 और 1, सिर्फ 2 नंबर इस सेट में मैंने रख दी। अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये वाला जो सेट है, ये छोटा सेट है, इसमें सिर्फ नंबर ही इतने हैं, उसके पास तो लातादाद नंबर है ना, इसके पास सिर्फ 2 नंबर है। तो क्या ये 2 नंबरों के साथ क्लोजर लॉ होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम अगर देखें क्लोजर लॉ तो यही कह रहा है ना कि उसके नंबरों को जमा करें तो जवाब उसी के अंदर होगा। अब 0 में मैं अगर 1 जमा करूँ तो जो जवाब आता है वो इसी के अंदर मौजूद है। ओके यहाँ तो ठीक है, लेकिन हमारी शर्त ये थी कि फॉर ऑल तमाम नंबरों के लिए ये फिट बैठना चाहिए। अब देखें अगर मैं 1 में यही वाला नंबर, अगर इसी 1 में यही वाला 1 दोबारा जमा कर दूं तो आंसर 2 आता है। तो जो आंसर आया वो तो इस सेट में मौजूद नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि जो ये वाला सेट है, ये वाला सेट क्लोजर लॉ को होल्ड नहीं करता। अब यहाँ पे आप उसी नंबर को उसी में ऐड कर लेते, 2 को 2 में जमा करो 4 जवाब आएगा, 4 भी मौजूद है, लेकिन इसमें ये नहीं हो रहा। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये वाला सेट यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा। आप ज़रब का देख लें, आप ज़रब में देखें, एक और सेट में ले आता हूँ यहाँ से, इधर भी हम फेल की बात कर लेते हैं ताकि हमें इसकी सही अंडरस्टैंडिंग हो सके कि ये फेल कहाँ होता है, तब हमें सही समझ आएगी। ये मिसाल अब मैं देता हूँ, फिर सेट मेरे पास है, मैं कहता हूँ मैं यही वाला सेट ले लेता हूँ 0 और 1 वाला। तो 0 1 2 एक इंसान बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि वो 0 1 ज़रब के लिहाज से इसने ओके हो जाना है, आई नो। ओके ये वाला सेट देखें, ये फेल हो जाएगा। कैसे फेल होगा? फेल इस तरह से होगा कि अगर मैं इस 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 के साथ तो आंसर 4 आता है, और जो कि 4 वाला आंसर मेरे इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। यानी ये वाला नंबर यहाँ जो जवाब आ रहा है उसको ज़रब देने से वो इसमें मौजूद नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये होल्ड नहीं करता क्लोजर लॉ को। इसलिए हर सेट क्लोजर लॉ को होल्ड नहीं किया करता। हाँ कुछ सेट्स होते हैं, आप छोटा कर लें, छोटा करने से विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड कर भी जाएगा। जैसा कि ये वाला था, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर जाता है। ये मिसाल मैं बताता ही जाऊँ इसको। अगर अब मैं B का नाम दे लूँ तो फिर B का नाम देने से ये 0 1 ये देख लें, ये छोटा है लेकिन ये होल्ड कर जाएगा। किस तरह? क्योंकि मैं 0 को 0 से ज़रब दूंगा, जवाब 0 मौजूद है। मैं 0 को 1 से ज़रब दूंगा तो जवाब फिर भी 0 है, अंदर मौजूद है।
अगर मैं यहाँ 1 को 1 से भी ज़रब दे दूँ तो आंसर 1 है, वो इसमें मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ये सेट बी क्लोजर लॉ को होल्ड करता है, छोटा सेट, लेकिन अगर सेट बड़ा करेंगे तो ये होल्ड नहीं करेगा। लेकिन रियल नंबर वाला जो सेट है ये ऐसा सेट है, इसमें आप किसी नंबर को उठा के किसी में ऐड करते फिरें तो जवाब भी इसी में से आपको मिलेगा, बगैर आपको किसी परेशानी के। इसलिए हम कहते हैं कि रियल नंबर का सेट क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और इट इज़ आल्सो क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ तक हमने आज बात की है क्लोजर लॉ की। जी स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जिस तरह हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये हमने पढ़ लिया कि क्लोजर लॉ क्या होता है। अब हम अगली प्रॉपर्टी को पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर की, और इस प्रॉपर्टी में हम देखने जा रहे हैं कि ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट लॉ हैं। आपको कम्यूटेटिव लॉ का वैसे पता होना चाहिए कि ये कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। तो देखें ज़रा, सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि ये कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या है। जो वर्ड कम्यूटेटिव है ना, एक्चुअली इस वर्ड का मतलब ये है, इसका लफ्ज़ी माना अगर हम देखें तो इसका लफ्ज़ी माना इस तरह से आता है कि तब्दील कर देना, इंटरचेंज कर देना। अगर मैं यहाँ यूँ कह दूँ कि इंटरचेंज कर देना, अगर मैं लिख दूँ तो ये भी मुनासिब होगा। इंटरचेंज यानी तबादला। अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में इसका ये मतलब भी लिखना चाहूँ तो तबादला होता है, यानी चेंजिंग कर देना। तो रियल नंबर का जो सेट है, रियल नंबर के सेट की ये खूबी है कि अगर आप उस सेट के कोई से दो नंबरों की अगर आप उसकी पोजीशन तब्दील कर दें और आप पोजीशन तब्दील करने के बाद उसको ऐड अप करें तो उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैसे भला? गौर करें, मैंने यहाँ लिखा है, ये मैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये लॉ कम्यूटेटिव का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होल्ड करता है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी होल्ड करता है। इफ़ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, अगर ए और बी कोई से दो अदाद हैं, कोई से भी दो अदाद जैसे पहले बात कर चुके थे, तो देन मैं कहता हूँ फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, कि कोई से भी आप दो नंबर ले लें रियल लाइन में से, आपके पास रियल लाइन मौजूद है, आप उस रियल लाइन में से, ये मेरे पास रियल लाइन है, इसके ऊपर रियल नंबर का सेट है, इसमें इसके ऊपर मेरे पास तमाम नंबर मौजूद हैं, 1 2 3, इधर भी मैं लगा लेता हूँ -1 -2 -3। तो आप इसमें से कोई से भी दो नंबर उठाएं। तो बात हम कर रहे हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। फॉर ऑल हम इसलिए कहते हैं, ये वाला जो सिंबल है, इस सिंबल का मतलब होता है तमाम। तो तमाम ए बी यानी आप रियल सेट में से कोई से भी दो नंबर ले लें, तो उन दो नंबरों को जब आप जमा करते हैं तो हम ये कहते हैं कि बेशक पहला नंबर पहले रखें और दूसरा नंबर बाद में रखें, या इनकी जगह तब्दील कर लें, वो पहले रख लें और उसको बाद में रख लें। दोनों सूरतों में हम कहते हैं कि आंसर सेम आता है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसी को हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन में देखें, हम कहते हैं अगर ए और बी दो हकीकी अदाद हों तो फिर फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। यानी आप पहले, अब मैं मिसाल देता हूँ, आपको सही समझ आएगी। एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल ये मैंने नंबर ले लिए, दो नंबर मैं ले लेता हूँ और ये मैंने सेट आर में से लिए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर मैं इस दो में जमा कर देता हूँ 3 को, या 3 पहले रख लूँ और 2 को बाद में रख लूँ, तो दोनों सूरतों में आंसर तो 5 ही आने वाला है ना। तो इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है कि आप जगह तब्दील करके भी जमा करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सवाल के ऊपर। और ज़रब में भी ऐसा ही है कि यहाँ भी हम कहते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, आप कोई से दो नंबर ले लें, यही दो नंबर ले लेता हूँ, 2 और 3 मैंने इस सेट में से लिए। तो अब चेक करूँगा कि 2 को पहले 3 से ज़रब दूँ या 3 को पहले रख के 2 से बाद में ज़रब दूँ, तो दोनों सूरतों में आंसर तो 6 ही आएगा ना। तो ज़रब में जगह तब्दील करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जमा में भी जगह तब्दील करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हम कहते हैं कि जो रियल नंबर का सेट है ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में। उर्दू के लिहाज से इसको खसियत मुबादला कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज तो पता तो तब चलना है ना जब हमें ये समझ आए कि फिर ये फेल कहाँ होता है, वेयर इट फेल्स। मैं फेल वाली एक सिचुएशन लिख देता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए सही तरह। कि यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे रहा हूँ फेल्स की, कि ये फेल कहाँ होता है। इधर भी फेल्स की हेडिंग दे देता हूँ और इधर भी मैं एक फेल्स की हेडिंग दे देता हूँ ताकि हमें इसकी फिर बाद में सही समझ आए। तो फेल्स के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ। देखें, यही मेरे पास नंबर थे, मैं कहता हूँ ये विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप इसको सब्ट्रैक्शन चेक करना चाहेंगे ना तो विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन ये फेल हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन ये होल्ड नहीं करेगा। यही दो नंबर आपके पास हैं, आप इनको देखें, अगर आप इनको ज़रा ध्यान से देखें कि इन दो नंबरों को अगर मैं यहाँ पे अब हल करता हूँ कि ये मेरे पास 2 और 3 है ना। अगर मैं इधर लिखूँ 2 - 3, इसका मतलब +2 है और -3 मैंने कर दिया, और उस तरफ जगह चेंज करता हूँ, 3 पहले लिख दूँ और 2 को बाद में लिख दूँ, पोजीशन तब्दील हो गई ना, दरमियान में माइनस है।
तो ज़रा गौर करें। अब मैं तो पहले से ही लिख दूंगा, मुझे तो पता है कि ये इक्वल नहीं आएगा, इसलिए मैं नॉट इक्वल लिखूंगा, ये कभी होल्ड करेगा नहीं, क्योंकि +2 -3 आंसर आता है -1, जबकि इस तरफ देखें +3 और -2 इधर आंसर आता है +1, तो प्लस का 1 कभी भी -1 के इक्वल नहीं होता। लिहाजा अगर आप दरमियान में माइनस लगाएंगे और इनकी पोजीशन चेंज करेंगे तो ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा, ये फेल हो जाएगा। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ही सिर्फ ये है, सिर्फ ये चेक करना कि क्या इस ऑपरेशन के साथ जगह तब्दील करने पर क्या जवाब सेम रहता है या जवाब बदल जाता है। तो हम कहते हैं ना, जमा में भी सेम रहता है, ज़रब में भी सेम रहता है, हाँ तफरीक में बदल जाएगा, तकसीम में बदल जाएगा। ये मैं तकसीम की भी एक मिसाल आपको यहाँ डिवीजन की दे देता हूँ, ताकि आपको ये फिर कंफर्म हो जाए कि जो कम्यूटेटिव लॉ है ये डिवीजन में होल्ड नहीं करता, ये और ना ही सब्ट्रैक्शन में होल्ड करता है, ये ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करता है। यहाँ पे वही मिसाल आप फिर ले लें जो आपके पास, और मिसाल लेता हूँ जो आसानी से तकसीम हो जाए। 4 और 2 की मिसाल लेता हूँ। देखें 4 को इधर 2 पे तकसीम करना है, उस तरफ जगह तब्दील करने नहीं है, 2 को 4 पे तकसीम करना है। और अब देखना है, मुझे तो पहले ही पता है ये होल्ड नहीं करेगा, मैं नॉट इक्वल कर रहा हूँ, मैं बराबर के ऊपर एक लाइन लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये जवाब बराबर नहीं आने वाले। इधर तो 4 को 2 पे तकसीम करूँ तो ये तो आसान है, 4 तकसीम 2, 2 2 4, ये तो ठीक है, इधर जवाब 2 आ गया। लेकिन उस तरफ देखें 2 तकसीम 4, मतलब 2 को अंदर रख के 4 पे तकसीम करना, ये तो तकसीम होता ही नहीं, इशारिया लगाऊंगा, 4 5 20, तो इस तरफ जवाब आया 0.5। तो आप गौर करें, इधर जवाब 2 आया, उधर जवाब 0.5 आया, ये दोनों आपस में बराबर नहीं आए। तो यहाँ से ये बात तय हो गई कि जो कम्यूटेटिव लॉ है वो विद रिस्पेक्ट टू सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है, वो विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन होल्ड नहीं करता। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ चुका है। तो एसोसिएटिव लॉ की जानिब बढ़ते हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या है? एसोसिएटिव लॉ ये है कि अगर आपके पास 3 नंबर्सों को, इसे एसोसिएटिव लॉ 3 नंबरों से है, खसियत लाज़म इसको कहा जाता है कि इफ़ A, B एंड C आर 3 रियल नंबर्स, देन हम ये कहते हैं कि अब अगर इनको जमा के लिहाज से, फॉर एग्जांपल ये तीनों नंबर आप यहाँ से ले लें, मैं फिर आपको ऊपर वाली बात बताता हूँ कि ये 3 नंबर है मेरे पास, 2 3 4, आपने 3 नंबर ले लिए रियल नंबर वाले सेट में से। कहता है आप इनको जब जमा करने लगते हैं ना तीनों नंबरों को, तो जमा करते वक्त इधर भी मैं लिख लेता हूँ यही वाले, सिर्फ उसकी कंडीशन ये है कि बेशक इधर इन 2 नंबरों को पहले जमा कर लें, तीसरा बाद में जमा करें, या आखिरी 2 नंबरों को पहले जमा कर लें और पहले वाला बाद में जमा करें। कहता है दोनों सूरतों में आंसर सेम आता है। ये है एसोसिएटिव लॉ कि आपके पास 3 नंबर हों और आप जमा कर रहे हो तो फिर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से 2 नंबरों को पहले करते हो और कौन से 3 नंबर बाद में ऐड करते हो। यानी बेशक इनको पहले ऐड करके बाद में वो ऐड करो या उनको ऐड करके ये वाला बाद में ऐड करो, दोनों सूरतों में आंसर सेम आता है। ये देख लें, 2 जमा 3 पहले करूँगा तो 5 आ जाएगा और 5 में 4 बाद में जमा करूँगा। इधर देखें, इधर 2 इस तरह मौजूद है, उधर आखिरी 2 नंबरों को पहले जमा कर लेता हूँ, 4 जमा 3 7 हो गया, 5 और 4, इधर भी 9 जवाब आता है, इधर भी 9 जवाब आता है। यानी कि आपके पास 3 नंबर हों और आपने उनको आपस में जमा करना हो तो फिर कोई मसला नहीं है, आप कोई से 2 नंबरों को पहले करें और तीसरा बाद में कर लें। तो रियाजी की ये खूबी है, मैथ की ये खूबी है कि आप, ये रियल नंबर की खास तौर पर ये खूबी है कि आप कोई से भी 2 नंबरों को पहले और तीसरा बाद में ऐड कर सकते हो। यही बात यहाँ लिखी है। अब डेफिनेशन देखें, फॉर आर ए बी सी बिलोंग टू आर, आपके पास कोई से भी 3 नंबर हैं जो इनका ताल्लुक रियल लाइन से है, तो बेशक उनको जब आपने जमा करना है, ए जमा बी जमा सी, बेशक आप इन 2 को पहले ऐड करें और तीसरा बाद में, या आखिरी 2 को पहले ऐड करें, पहला बाद में करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी तरह ज़रब में भी सेम बात है। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करता है, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये भी होल्ड नहीं करेगा। आप मिसाल चेक कर लीजिएगा, आप यहाँ माइनस माइनस करोगे ना, ये जवाब गलत आ जाएगा। डिवीजन के लिहाज से हाँ, जमा और ज़रब के लिहाज से ये भी होल्ड करता है। यानी ये दोनों लॉ विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन होल्ड नहीं करते। इसकी मिसाल मैं लिखने लगा, ज़रा देखें। तो ये देख लें, मैंने पहले इनको ज़रब किया, बाद में उससे किया, पहले उनको ज़रब किया, बाद में इससे किया, दोनों सूरतों में मेरा आंसर सेम आया है। उम्मीद है आपको कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ की समझ आ चुकी होगी। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिटी एंड इनवर्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में हम ये देखना चाहते हैं कि जो रियल नंबर का सेट है वो ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। तो अब हमने समझना है कि ये आइडेंटिटी होती क्या है और ये इनवर्स होता क्या है। अब देखें, आइडेंटिटी के लफ्ज़ का मतलब क्या है? इसका मतलब है पहचान। तो दूसरे लफ्ज़ों में पहचान का मतलब ये होगा कि कोई ना कोई, तो अब चूँकि हम नंबर गेम कर रहे हैं तो वैसे तो हर किसी की पहचान, किसी की कास्ट हो सकती है, उसका नाम हो सकता है, उसका नाम भी उसकी पहचान होता है। लेकिन यहाँ चूँकि नंबर गेम है, नंबरों में तो कास्ट तो नहीं है, तो नाम भी नहीं है, तो यहाँ कोई ना कोई नंबर होगा जो किसी न किसी ऑपरेशन की पहचान बनेगा।
यानी कि हमारे पास ऑपरेशन कौन से हैं, एडिशन का है, मल्टीप्लिकेशन का है। तो इसका मतलब यह है कि एडिशन की पहचान कोई नंबर बनने वाला है, कोई ऐसा नंबर है जो एडिशन की पहचान है, और इसी तरह कोई ऐसा नंबर है जो मल्टीप्लिकेशन की पहचान है, और इसलिए हम उसको एक को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं और एक को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। मैं दोनों को यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। यानी कि उर्दू में इसको जमई ज़ाती आंसर कहा जाता है, इसको ज़रबी ज़ाती, यानी उनका अपना आंसर है, उनका अपना नंबर है। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है वो ज़रब वालों का नंबर है, और एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है वो जमा वालों का नंबर है। अब वो ऐसा कौन सा नंबर है जो जमा वाली रकमों में चलता फिरता रहे तो उन्हें कोई फ़र्क ना पड़े, उनमें कोई तब्दीली ना आए, यानी ये ऐसा नंबर होगा जिसको अगर किसी भी जमा वाले सवाल के साथ शामिल कर दिया जाए तो वो सवाल तब्दील नहीं होगा। हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कहेंगे कि उनका होम नंबर है, उनका अपना नंबर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी हम देखेंगे कि कोई ऐसा नंबर तो है ना जो इनका होम नंबर है। अब वो नंबर ऐसा होगा कि अगर ज़रब वाले कोई भी क्वेश्चन चल रहे होंगे उनके साथ अगर उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो उसमें चेंजिंग नहीं आएगी, इसलिए हम कहेंगे ये उनका अपना ज़ाती नंबर है, उनकी आइडेंटिटी है, ये उनकी पहचान है। तो एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और ये वो नंबर हैं जो रियल नंबर वाले सेट के पास मौजूद हैं। मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि ज़ीरो इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। मैं कहता हूँ ज़ीरो वो नंबर है जो जमई ज़ाती आंसर है, जमा वालों का नंबर है, यानी वो एडिटिव आइडेंटिटी है। उर्दू में मैंने लिखा है ये एक ऐसा अदद है जिसको किसी भी अदद में जमा कर दिया जाए वो तब्दील नहीं होता। ज़ाहिर तब्दील नहीं होगा तो उनका अपना नंबर कहलाएगा, होम नंबर कहलाएगा, इसलिए हम इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। तो ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है और वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। ये वन ज़रब वालों का नंबर है और ज़ीरो एडिटिव वालों का नंबर है। इधर मैंने लिखा है ये एक ऐसा अदद है जिसको किसी भी अदद से ज़रब दे दी जाए तो वो तब्दील नहीं होता। अब कैसे, ज़रा आपने गौर करना है। यहाँ इसकी मैंने फॉर्म लिखी है कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। आप रियल नंबर वाली लाइन में से, इस सेट में से आप कोई सा भी नंबर उठा लें, उस नंबर में आप ज़ीरो को ऐड करें, चाहे आप इस तरफ से ऐड करें चाहे इस तरफ से ऐड करें, यानी ए जमा ज़ीरो करें या ज़ीरो जमा ए करें, दोनों सूरतों में जवाब वही वाला नंबर आने वाला है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। मिसाल ले लेता हूँ। इसकी मिसाल ये है कि मैंने एक नंबर ले लिया 7। देखें 7 में ज़ीरो ऐड करता हूँ तो आंसर क्या आता है, 7 ही आएगा। या फिर मैं ज़ीरो में 7 ऐड कर देता हूँ, आंसर फिर भी 7 आएगा। कोई सा नंबर और ले लूँ, मैं और कोई नंबर ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेता हूँ -4, उसमें मैं सिफर ऐड करता हूँ तो आंसर वही -4। या मैं सिफर में -4 ऐड कर दूँ, आंसर फिर भी वही -4 है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहते हैं कि ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर के साथ आप ऐड करेंगे आंसर वो नंबर खुद आएगा। यानी फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, अगर ए में आप ज़ीरो ऐड करेंगे आंसर वही आएगा। तो अगर आपको कहीं भी कोई ऑपरेशन नज़र आए, जैसा कि यहाँ मैं लिखता हूँ, अगर मैं यूँ लिख दूँ कभी कि 7 जमा 0 इज इक्वल टू 7 और आपसे कोई पूछ ले कि यहाँ पे कौन सी इसकी प्रॉपर्टी लगी है, तो आपने फ़ौरन बताना ये एडिटिव आइडेंटिटी लगी है, क्योंकि जमा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब जमा करने से फ़र्क ना पड़े तो मतलब एडिटिव आइडेंटिटी है। और इधर देखें 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कैसे, आप किसी भी नंबर को, यहाँ मैंने लिखा है एक को ए मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ये मैं जनरल लिख रहा हूँ, यानी कोई भी नंबर, इसकी जगह आप कोई भी नंबर लगा लें। मैं 9 लगा देता हूँ। ये 9 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 9 ही आता है। चाहे 9 को 1 से करूं, चाहे 1 से 9 को मल्टीप्लाई करूं, दोनों सूरतों में आंसर 1 है। आप कोई और नंबर ले लें, और यानी आपके पास कोई नंबर है, आपके पास मैं कहता हूं आपके पास -11 है, आप इसको 1 से ज़रब दो, जवाब -11 ही आएगा। या आप 1 को मल्टीप्लाई कर दो -11 के साथ, आंसर फिर भी वही आएगा। तो लिहाजा अब ये तय हो गया कि 0 इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और ये दोनों नंबर, अब सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये है कि ये दोनों नंबर रियल लाइन वाले सेट में मौजूद हैं। रियल नंबर का सेट इस 0 को भी कंटेन करता है, इसके पास मौजूद है, और ये 1 भी इसके पास मौजूद है। यानी कि जो रियल नंबर का सेट है वो एडिटिव आइडेंटिटी भी रखता है, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी रखता है। इससे नेक्स्ट हम चलते हैं एडिटिव इन्वर्स की तरफ। अब अगली बात यह है कि इस सेट के पास नंबरों के इन्वर्स भी मौजूद हैं। इन्वर्स का मतलब क्या है? अगर आप इन्वर्स का मतलब देखना चाहें तो इन्वर्स का मतलब तो ये है उल्ट, माकूस इसको कहते हैं उर्दू में। ये मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब है माकूस, यानी कि उल्ट, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में किसी नंबर का उलट। तो हम कहते हैं कि रियल लाइन का जो सेट है ये एक ऐसा सेट है जिसके पास ना सिर्फ वो नंबर मौजूद हैं बल्कि उन नंबरों के उलट भी मौजूद हैं। कैसे, ज़रा देखते हैं। तो ये एडिटिव इन्वर्स जमई मकूस, यानी कि ये प्लस का भी होगा और ये मल्टीप्लिकेशन का भी होगा। अब देखें, फॉर एवरी रियल नंबर ए,
देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर माइनस ए। अच्छा, यहाँ पे एक बात हो रही है, ये मैंने एक जो सिंबल इस्तेमाल किया ना, सबसे पहले तो आपको इसका पता होना चाहिए ये देयर एग्जिस्ट का क्या मतलब है। देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है, आप यूँ कहते हैं उर्दू में मौजूद है, इसका ये मतलब है। कहता है कि रियल नंबर्स के हर नंबर के लिए, फॉर एवरी रियल नंबर ए, हर नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक माइनस ए, हर ए के लिए एक माइनस ए ज़रूर मौजूद होता है। सच दैट, क्या लिखा, फॉर ऑल, तमाम ए बिलोंग्स टू आर, जितने भी रियल नंबर में नंबर हैं, रियल नंबर वाले सेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं, उनका नाम मैंने ए रखा हुआ है, कोई भी नंबर हो सकता है, उन सब के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि माइनस ए भी मौजूद है। यानी ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। चाहे माइनस ए में ए ऐड कर लूँ तब भी आंसर ज़ीरो आ रहा है। यानी कि इन्वर्स के बारे में एक बात ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि इन्वर्स वो नंबर होता है जो किसी भी नंबर को उसकी आइडेंटिटी तक ले जाता है। यानी अगर एडिटिव इन्वर्स है तो वो किसी भी नंबर को छोटा करके ज़ीरो पे ले जाएगा, और जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो किसी भी नंबर को छोटा करके वन पे ले जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। अब देखें, इसकी मिसाल देखते हैं, आपको फौरी समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक नंबर है एनीवन, एक मैं नंबर ले लेता हूँ, कोई सा भी, मैं कहता हूँ मैं एक नंबर 1 ले लेता हूँ। तो 1 में जब मैं ऐड करूँगा, इसका 1 का इन्वर्स आपको पता है फिर -1 होगा, क्योंकि 1 में -1 ऐड करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 0। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं एक और बात करता हूँ कि मैं -1 मेरे पास नंबर है, उसमें मैं 1 ऐड कर देता हूँ, बात तो फिर भी वही है। देखें, चाहे 1 में -1 ऐड करूँ तो 1 का इन्वर्स -1 है और -1 का इन्वर्स 1 है। यानी कि मैं दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह बात कर दूँ तो ये ज़बरदस्त होगी कि -1 और 1 ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। -1 का 1 इन्वर्स है और 1 का -1 है, क्योंकि दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ, ऑपरेशन ये वाला अप्लाई करता हूँ, आंसर 0 आता है। तो वो दो नंबर जिनके मिलने से आंसर 0 आया करेगा वो एक दूसरे के इन्वर्स कहलाएंगे। तो हमेशा जमा में तो सिर्फ अलामत बदल देने से आपको जो नंबर मिलता है वो उसका इन्वर्स होता है। क्योंकि आपके पास एक और मिसाल, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये मेरे पास एक मिसाल है, फॉर एग्जाम्पल 3 की मिसाल है। तो 3 में जब मैं ऐड करूँगा -3, तो देखें आंसर तो 0 ही आएगा ना। और इसी तरह मैं एक और मिसाल अगर ले लूँ, ये कोई मनफी में अब ले लेता हूँ, मनफी का 8 है। तो मनफी का 8 है तो इसका जो इन्वर्स बनेगा, इसका उलट बनाना है मैंने, वो मैं प्लस का 8 ले लेता हूँ। तो -8 + 8 आंसर ये भी 0 देगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में हमें इस बात का पता चल गया कि 3 और -3 ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं और ये एडिटिव इन्वर्स हैं, याद रखिए, क्योंकि यहाँ जमा लगाने पर ये आंसर 0 देते हैं। और -8 और 8 ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। तो इन्वर्स बड़ा सिंपल है, इन्वर्स वो नंबर होता है जो किसी भी नंबर को उसकी आइडेंटिटी तक ले जाता है। अब मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करूँ, इसमें मैंने यही लिखा है, इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ए नॉट इक्वल टू 0, बताता हूँ अभी, इज़ अ रियल नंबर देन देयर एग्जिस्ट 1 ओवर ए। अब देखें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की आइडेंटिटी 1 है। आपने किसी भी नंबर को अगर 1 पे ले जाना है तो आपको काटना पड़ेगा। अब आप जमा तफरीक नहीं कर सकते, जमा तफरीक से आंसर 0 हो जाता है। इसलिए मैंने उस नंबर को उलट कर दिया कि जो भी नंबर होगा तो उसका इन्वर्स उसका उल्ट होगा। देखें, ए को अगर मैं 1 ओवर ए से मल्टीप्लाई करूँ तो ए से कट जाता है, बाकी 1 आता है। चाहे 1 ओवर ए इस तरफ रख लूँ और उधर ए, तब भी ये कट जाएगा, आंसर 1 आएगा। इसका मतलब हर रियल नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो 1 ओवर ए है। एग्जाम्पल इसकी बयान करते हैं खुद से। आपके पास एक नंबर है, कोई सा भी नंबर, 7 है आपके पास एक नंबर है, तो 7 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो 1 ओवर 7 होगा, क्योंकि 7 और 1 ओवर 7 कट कर 1 बनाएंगे। ये बात आपने याद रखनी है। और मैं अगर कोई भी और नंबर ले लूँ, कोई माइनस का नंबर ले लेते हैं, -6 ले लेते हैं, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा ये 1 ओवर -6 होगा, क्योंकि -6 कट जाएगा, आंसर फिर भी आपका वही 1 आएगा। तो यहाँ से ये बात फिर तय हो गई कि इससे ये बात हमें पता चल गई कि 7 और 1 ओवर 7 ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। और यहाँ से भी हमें पता चला कि -6 और 1 ओवर -6 ये दोनों भी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अब वो नुक्ता रहे, अब ये बात तो तय हो गई कि एडिटिव इन्वर्स हमेशा अलामत बदल देने से मिल जाया करेगा, क्योंकि आपके पास जमा का 3 है तो माइनस का 3 दोनों 0 बना देंगे। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमेशा उस रकम को बटे में ले जाने से आपको मिलेगा। 7 है तो उसका 1 ओवर 7 होगा, 6 है तो उसका 1 ओवर 6 होगा, कोई भी नंबर है। लेकिन बात हुई थी कि a इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। मैंने कहा था कि a 0 नहीं होना चाहिए। ये क्या वजह है? क्योंकि वजह ये है, मैं बल्कि यहाँ एक पॉइंट लिख दूँ, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, या मैं स्टार बना देता हूँ कि 0 हैज़ नो
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स mi मैंने लिख दिया कि ज़ीरो का कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है कि आपने हर नंबर को उसके किसी ऐसे नंबर से ज़रब देना होती है कि जवाब 1 आए, तो आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसको आप 0 से ज़रब दें और जवाब 1 आए, बल्कि 0 को तो जिससे भी ज़रब देंगे आंसर तो आपको 0 आ जाएगा। लिहाजा हम कहते हैं कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एटलीस्ट नहीं है। 0 का एडिटिव इन्वर्स तो हो सकता है, वो खुद ही 0 का एडिटिव इन्वर्स 0 ही है, 0 जमा 0 आंसर 0 आता है, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। ये बात आपने याद रखनी है। आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आपने मुझे ये बताना है, आपने कमेंट्स में मुझे बता देना है कि क्या इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है। मैं नंबर छोड़ने जा रहा हूँ माइनस का 100, आपने इसके बारे में मुझे बताना है कि इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है। और एक नंबर मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए 2/3, इसके बारे में भी आपने मुझे बताना है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, यानी ये ज़रब के लिहाज से आपने मुझे बताना है। अब स्टूडेंट हम इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जाने आ रहे हैं, और ये लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी फिल वक्त इसकी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाली। इसमें ये दोनों को मिला के एक प्रॉपर्टी बनाई गई है, जिसमें हम पहले तो हम एडिशन के अलग करते आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के अलग करते आ रहे हैं, लेकिन अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की मिला के एक प्रॉपर्टी बनाई गई है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को मिला के प्रॉपर्टी बनाई गई है। इस प्रॉपर्टी को उर्दू में ज़रब की खसियत तकसीमी बालिहाज जमा कहा जाता है। यानी इसमें होगा क्या, इसमें ज़रब भी लगी होगी, इसमें जमा भी लगी होगी। बकिया प्रॉपर्टीज़ या तो एडिशन की अलग होती हैं या मल्टीप्लिकेशन की अलग होती हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ये दोनों मिक्स है। ज़रब के साथ जमा भी आती है, ज़रब के साथ माइनस भी आती है। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। हमेशा यही होगा कि ज़रब की खसियत तकसीमी होगी, लेकिन बालिहाज जमा होगी या बालिहाज तफरीक होगी। इसमें 3 नंबर्स आएंगे, क्योंकि एक जगह पे नंबरों ने जमा होना है या तफरीक होना, और एक जगह पे ज़रब होना है। मैं कहता हूँ फॉर आर ए बी सी बिलोंग टू आर, कोई से 3 नंबर हैं, आप रियल लाइन में से उठा लें। रियल लाइन में हमारे पास बेशुमार नंबर पड़े होते हैं, तो उसमें से आप कोई से भी 3 नंबर उठा लें। तो कहता है ए डॉट बी जमा सी, यानी 2 नंबरों को तो हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन तीसरा इसके साथ हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो बनेगा क्या, कहना ये चाहता है वो कि ए डॉट बी प्लस सी जो होगा ये हमेशा बराबर होगा। इधर आप ब्रैकेट के अंदर 2 को जमा कर रहे हैं, इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बेशक कहता है आप ऐसा कर लें कि आप ए डॉट बी कर लें, यानी इस ए को बी से मल्टीप्लाई कर लें, प्लस का निशान वैसे लगा रहने दें, और फिर ए डॉट सी कर लें। कहता है चाहे इस तरह हल करें, चाहे इधर अलग अलग मल्टीप्लाई करके बाद में ऐड करें, जवाब दोनों सूरतों में सेम आएगा। दोनों साइडों का जवाब सेम आने का मतलब है कि ये प्रॉपर्टी इस पे लगती है। लेकिन अगर दोनों तरफ का जवाब सेम नहीं आता तो फिर तो उसकी खूबी नहीं ना रही। खूबी तो यही होती है, प्रॉपर्टी तो ये होती है कि उसको किसी तरह से भी हल किया जाए तो उसका जवाब सेम आए। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि बेशक पहले 2 को ऐड कर लें और तीसरे से मल्टीप्लाई बाद में करें, या मल्टीप्लाई पहले करने और ऐड बाद में करें, दोनों सूरतों में जवाब सेम है। और ये 2 तरह से ला है। एक को कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको देखें मैंने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया। एक कहलाता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको राइट साइड से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब इसमें ए जमा बी को मैं पहले ऐड कर रहा हूँ और सी से बाद में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये देखें सी पहले ए से ज़रब हुआ तो ए डॉट सी बना, सी फिर बी से ज़रब हुआ तो बी डॉट सी बना, दरमियान में प्लस का निशान लगा हुआ है। इस बात को हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से, फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की सही समझ आएगी। कोई सा भी एक सवाल ले लें, यहाँ से फॉर ऑल जिस तरह हम नंबर ले रहे हैं, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। एक नंबर 2 है, एक नंबर 3 है, एक नंबर मेरे पास 5 है। ये तीनों मैंने रियल नंबर वाले सेट से ले लिए। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ 2.3 + 5, इसका आंसर क्या होगा। देखो प्रॉपर्टी तो ये कह रही है कि इधर आपने पहले ऐड करना है बाद में मल्टीप्लाई करना है, और उस तरफ प्रॉपर्टी कहती है कि आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2.3 फिर प्लस का निशान लगेगा, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यानी इस तरह का जो आपको क्वेश्चन का भी नजर आए तो आपको फौरी पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा हुआ है, यानी कि खसियत तकसीमी लगी हुई है। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। अब मैं हल करके देखता हूँ, बोला ये देखें 2 × 5 + 3 8 आएगा, इधर इक्वल है मेरे पास, और इधर देखें 2 3 6 बन गया, प्लस का निशान, और वो 2 5 10 हो गया। इधर 8 2 कितना बनेगा 16, और उस साइड पे देख लें इधर भी 16 बनता है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, रियल नंबर उसको होल्ड करते हैं, इसमें जगह तब्दील नहीं की जाती। जस्ट ये है कि पहले एक तरफ 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, तीसरा मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर मल्टीप्लाई पहले होता है, ऐड बाद में किया जाता है। इधर ऐड पहले या मल्टीप्लाई बाद में, दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर सेम रहता है। मैं इसकी एक मिसाल और कर देता हूँ आपको, उसकी डिवीजन आ गई, सब्ट्रैक्शन वाली कर देता हूँ, तफरीक वाली मिसाल। यही नंबर ले लेते हैं और 2 3 5, ये मैंने 3 नंबर लिए हैं। अब देखें 2.3
3 माइनस 5, तो उस तरफ क्या होगा 2.3 पहले होगा, दरमियान में माइनस लगेगा और फिर 2.5 होगा। तो अब गौर करें, इधर सब्ट्रैक्शन पहले करनी है, 3 प्लस के हैं, माइनस के 5 हैं, तो माइनस के 2 बच गए। तो उस तरफ देखें 2 3 6 हो गया और 2 5 10, इधर 2 2 4, ये माइनस का 4 बनेगा। और उस तरफ गौर करें 6 माइनस 10 प्लस के 6 हैं, माइनस के 10 हैं, तो उधर भी देखें माइनस के 4 ही बच गए हैं। इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं कि हमने एक्चुअली ये डिस्ट्रीब्यूशन ही की जाती है, तकसीम की जाती है, क्योंकि ये नंबर आगे दोनों के पास भेजा जाता है, इसलिए हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो दोनों तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है रियल नंबर के सेट के ऊपर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये हमने जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कर ली, तो अब हम देखें कि हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी कर ली है। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले क्लोजर लॉ को पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि दो नंबर्स को ऐड किया जाए तो आंसर उसी सेट में मौजूद होता है, दो नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तब भी आंसर उस सेट में मौजूद होता है। इसके बारे में हमने कहा था, हमने इसको बड़ी तफसील से पढ़ लिया कि कोई से भी दो नंबर लिए जाएँ, उनको जब ऐड किया जाता है तो आंसर उसी में आता है। फिर हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा, जिसमें हमने कहा था कि दो नंबरों की पोजीशन तब्दील कर दी जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ऐड में किया जाए चाहे मल्टीप्लिकेशन में किया जाए। लेकिन हमने कहा था कि जो कम्यूटेटिव लॉ है वो तकसीम में और माइनस में, यानी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, इनमें होल्ड नहीं करता। फिर हमने एसोसिएटिव लॉ में कहा कि ये खसियत तलाज़म, यानी इसमें 3 रकमें होती हैं, जस्ट आपने ब्रैकेट चेंज करनी है, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमने कहा था रियल नंबर का सेट इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। फिर हमने कहा आइडेंटिटी, 2 आइडेंटिटी हमने पढ़ी, एक एडिटिव थी एक मल्टीप्लिकेटिव थी। एडिटिव वो है जमई ज़ाती आंसर, हमने कहा 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, और दूसरे के बारे हमने ये कहा कि जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, हमने यानी 0 का भी जिक्र किया और 1 का भी, और हमने कहा कि ये दोनों रियल नंबर के सेट में मौजूद हैं। फिर हम इन्वर्स पे आए, इन्वर्स के बारे में हमने कहा कि ये एक ऐसा नंबर होता है जो किसी नंबर को आइडेंटिटी पे ले जाता है। जैसा कि अगर मेरे पास माइनस का 8 था तो उसकी जो थी मेरे पास क्या कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी एडिटिव इन्वर्स, तो वो प्लस का 8 था, क्योंकि ये दोनों मिलकर अल्टीमेटली 0 आंसर दे रहे थे। फिर मैंने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात की थी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ये था कि किसी भी नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो उसको 1 पे पहुंचा दे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5/8 एक नंबर था, तो अगर आप इसको 8/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, आंसर 1 आएगा। इसका मतलब 5/8 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो 8/5 है। ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स थे। और आखिर पे भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो आप लोगों ने इस लेक्चर को बड़े ध्यान से, बड़ी एहतियात से, इसको बड़ी तवज्जो से आपने सुनना है। आप एक बार सुने, इसको दूसरी बार सुने, 2 से 3 बार आप वक्फे वक्फे से सुनेंगे। आप सुनेंगे, पहली बार आप सुनेंगे आपको 50% इसकी समझ आएगी। आपने इसको 2 घंटे बाद फिर सुनना है दूसरी बार, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट टाइम आप पढ़ने जा रहे हैं। फिर आपने इसको दूसरी बार सुनना है 2 घंटे के बाद, आप 75% पे पहुंच जाओगे। फिर आपने इसको तीसरी बार सुनना है। जब आप तीसरी बार सुनोगे तो फिर उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इसको 100% आपका ये क्लियर हो जाएगा। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई तो आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, कुछ इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करता हूँ और फिर हम एक्सरसाइज की जानिब बढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।